भारतीय इतिहास कांग्रेस के 77वें अधिवेशन के मौके पर इतिहास पर हमारी राज्यसभा टीवी की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और मेरे साथ हैं देश के जाने माने इतिहासकार पद्म भूषण प्रोफेसर इरफान हबीब। हमारे साथ हैं बौद्ध प्रकाश जी जो कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं और हमारे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत ही मुमताज़ इतिहासकार अली नदीम रिज़ावी। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करना चाहते हैं इरफान हबीब साहब, जो अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन है इस देश में और जो कहा जाता है कि मेकिंग ऑफ इंडिया या आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें क्योंकि आपके इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने भी अमीर खुसरो का जिक्र किया था, तो काफ़ी अहम हो जाता है उनका रोल। आप किस रूप में देखते हैं अमीर खुसरो को? देखिए, अमीर खुसरो की ये किताब बहुत मशहूर है, 9 पहर 1318 में लिखी उन्होंने। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह उस ज़माने का बादशाह था। उसकी जो अहद था उस वक्त तक उसके 2-2.5 साल पूरे हुए थे, उसके बारे में है। तो वैसे तो उसकी तारीफ़ में है, कसीदे में है उसका, उसकी कोई उस तारीख़ की कोई तारीख़ी हैसियत ज़रूर है कि उसमें कुछ वाक़यात बयान किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तसव्वुर के नज़रिए को वो उसमें उसके लिए एक बड़ी शहादत है। उसने एक बड़ी लंबी नज़्म लिखी है हिंदुस्तान की तारीफ़ में जी, और ये आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की किसी ज़बान में उससे पहले ऐसी पेट्रियाटिक वतन परस्ती की नज़्म नहीं लिखी गई जिसमें हिंदुस्तान के आबो हवा की, हालांकि हमें मालूम है आबो हवा अच्छा नहीं है, लेकिन उसने बहुत तारीफ़ की है। उसके जानवरों की तारीफ़ है और फिर यहाँ के लोगों की तारीफ़ है। उसमें ख़ास तौर से ब्राह्मणों की बहुत तारीफ़ है कि उनका बहुत बड़ा अजीम फ़लसफ़ा रहा। उन्होंने दुनिया को 3 चीज़ें दी जिसमें उसने हिंसा, अरबिक न्यूमरल्स जिसे हम अरबिक न्यूमरल्स आज कहते हैं, जो इंडियन न्यूमरल्स हैं, उसके पंचतंत्र और चेस, शतरंज का, ये तीनों चीज़ें हिंदुस्तान ने दी हैं। ये बात सही है और इसको ब्राह्मण से एट्रीब्यूट किया है। कहा कि ब्राह्मणों ने दी है, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान ने दी है। इससे पहले किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया था और ये बात सही भी है। फिर उसने संस्कृत की बहुत तारीफ़ की है। बहुत बड़ी ज़बान है, इसमें बहुत बड़ा अदब है। और फिर ये भी कहा है कि हिंदुस्तान में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं और उन ज़बानों की जो उसने फहरिस्त दी है उससे मालूम होता है कि उसके जहन में जो हिंदुस्तान था वो वही है जो हमारे जहन में था, है तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का वो पहला पेट्रियाटिक पोएट है, पहला वतन परस्त शायर है। बौद्ध प्रकाश जी, आप अमीर खुसरो को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए, जैसे इरफान साहब ने कहा, अमीर खुसरो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वो पहले हिंदवी शायर थे, हिंदवी के शायर थे और हिंदवी ज़ुबान एक मिली जुली ज़ुबान हमेशा से रही है। पहली बार ज़िक्र आता है हिंदुस्तान की भाषाओं का, ज़बानों का, उनके नूह सिफ़र में, जो कल राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भी जो ज़िक्र किया था, उन्होंने जो कोटेशन दी थी उसकी। तो जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, जो कि हिंदुस्तान की एक बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें ज़ुबानों का ज़िक्र अमीर खुसरो सबसे पहले करते हैं। दूसरा, अमीर खुसरो के अपने एंसेस्टर्स जो हैं वो तो पीछे कहीं सेंट्रल एशिया या तुर्क थे, लेकिन वो अपने आप को हमेशा हिंदुस्तानी तुर्क, उन्होंने एक जगह कहा है कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। और हालांकि फ़ारसी में वो काफ़ी फ़ारसी की जो शायरी थी उनकी, वो काफ़ी मानी हुई थी। उनका एक हिंदवी कलाम भी है जिसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि उसमें कितना ओरिजिनल है, कितना नहीं है। बहरहाल आप ये तो मानेंगे कि हिंदवी, वो उन्होंने बड़ी कॉन्शियसली कहा कि मैं हिंदवी, ये कलाम जो है मेरा, वो एक अलग कलाम था। तो फ़ारसी के शायर होते होते भी उन्होंने अपनी जो
हिंदवी ज़बान है और हिंदवी आइडेंटिटी है, हिंदी आइडेंटिटी है, उसको काफ़ी स्ट्रेस किया। तो मेरे को लगता है ये बहुत अहम बात है हमारे हिंदुस्तान के जो पूरे कल्चर को लेके या हिंदुस्तानी तहज़ीब को लेके जो हम बात करते हैं, विविधता की और डाइवर्सिटी। ठीक। नदीम रज़ावी साहब, आपने तो काफ़ी काम किया है, अमीर खुसरो के ऊपर एक लंबा आर्टिकल भी लिखा है। अब आप किस नज़रिए से देखते हैं अमीर खुसरो को और क्या उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के लिए? जैसे इरफान साहब ने अभी कहा कि अमीर खुसरो उन पहले लोगों में से हैं जो हिंदुस्तान का एक तसव्वुर पेश करते हैं और हिंदुस्तानी होने पे अपने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। वो यहाँ की न सिर्फ तारीफ़ करते हैं बल्कि उसको कंपेयर भी करते हैं जो सो कॉल्ड इस्लामिक ममालिक हैं, और उनको करने के बाद कहते हैं कि उनसे अफजल है हिंदुस्तान। और सबसे पहली अफजलियत तो यही बताते हैं कि ये वो मेरा वतन है जहाँ मैं पैदा हुआ। फिर एक अफजलियत एक्चुअली उनकी अगर आप नौ से पैर उठा के देखें उसका तीसरा चैप्टर जिसमें इन्होंने ये सब लिखा है, 7 चीज़ें हैं जिसको वो बताते हैं कि ये बड़ी अहम है हिंदुस्तान की। और उनमें से एक जो ज़िक्र करते हैं मसलन वो ये कि तमाम ममालिक से लोग स्कॉलर्स जो हैं वो हिंदुस्तान आते हैं इल्म सीखने के लिए और यहाँ से काफ़ी कुछ लेके जाते हैं, मसलन हिंदीसा। लेकिन हिंदुस्तान के जो स्कॉलर्स हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो ख़ुद कफ़ील हैं। इसी टाइप से यहाँ के आबो हवा के बारे में कहते हैं कि वैसे तो ठंडक बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ठंडक से लोग मर जाया करते हैं। हिंदुस्तान की जो क्लाइमेट है वो ऐसी है कि जहाँ पे साल भर सब्ज़ा रहता है, खूब उसमें फल होते हैं और हरियाली फैली रहती है, और इससे बेहतर जगह कोई नहीं है जहाँ के ऊपर एक गरीब आदमी भी खुले आसमान के नीचे सो सकता है और ज़िंदा रह सकता है। यानी इस तरीके से हिंदुस्तान की छोटी छोटी चीज़ों को लेके उसको उजागर करना, उसके बारे में तज़किरा करना और हिंदुस्तान की अहमियत को वाज़े करना, ये एक काम जो अमीर खुसरो ने किया। मैं सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल उनकी देता हूँ जी। वो ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जहाँ के ऊपर हज़रत आदम भेजे गए, कहीं और नहीं उतारा गया। और यहाँ उन्होंने फल खाए, यहाँ का खाना खाया, और फिर यहाँ से वो सेंट्रल एशिया की तरफ गए और वहाँ पे जाके वो जो उन्होंने खाया था वो फुजले के तौर पे वहाँ निकला। इस टाइप से, इस अंदाज़ में अमीर खुसरो जो हैं हिंदुस्तान को, और फिर जैसे ये कहा गया कि सिर्फ़ ये कि हिंदुस्तान की तारीफ़ नहीं है बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे जो ज़बानें बोली जा रही हैं, साउथ के नॉर्थ तक की ज़बानों का ज़िक्र है। मसलन अगर आप बंगाल का ही रीजन ले लीजिए तो वहाँ 2 किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं, एक बांग्ला, एक गौरी। इस टाइप की डिटेल्स अमीर खुसरो ने काफ़ी हद तक के दी हैं और इसीलिए उनकी एक अहमियत है। अमीर खुसरो एक तारीख़दान तो नहीं है, लेकिन तारीख़ को उस पीरियड की हम मुकम्मल तौर से नहीं लिख सकते अगर अमीर खुसरो के जो किताबें हैं उनको कंसल्ट ना करें। इरफान साहब, पंडित नेहरू ने लिखा है अपनी किताबों में कि साहब पिछले 700-800 बरस के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई दूसरा हो, बल्कि वो कहते हैं कि शायद कोई नहीं है दूसरा ऐसा कि जिसकी का कलाम जो है सीना बसीना चला आ रहा है, चाहे वो शादी के मौके पर गाए जाने वाले गाने हों या बेटी के रुखसत होने के वक्त की बात हो, या चाहे सावन में जो औरतें झूले पे झूलती हैं वो गाएं, और पहेलियाँ हों, कह मुकरियाँ हों। और उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि साहब उन्होंने हिंदुस्तान को 2 चीज़ें दी, तबला और सितार। तो इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए कि इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं। अमीर खुसरो के लिए कहा जाता है उन्होंने राग भी इन्वेंट किया जी। लेकिन ये रवायतें बढ़ती गई हैं। जो अमीर खुसरो के हम असर हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। अमीर खुसरो ने ज़रूर ये कहा है कि मैं हिंदवी में शायरी करता हूँ, ये भी कहा है कि मैं संस्कृत जानता हूँ, लेकिन जानते थे या नहीं वाकई, क्योंकि सिर्फ वो कह रहे हैं। अमीर खुसरो का कलाम बहुत एक्सटेंसिव है, शायद फ़ारसी में दूसरा कोई शायर हो जिसने इतना लिखा। इसकी वजह से कुछ मुसन्निफ़ों का ये भी ख्याल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा,
लेकिन बहुत ज़्यादा लिखने में यह है कि आपको हर चीज़ के बारे में कुछ न कुछ मिल जाएगा। ये बात भी सही कि एजाज़ खुसरवी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत वल्गर हैं, उन्हें नहीं लिखना चाहिए थी। तो ये नहीं है कि उन्हें बिल्कुल ऐसा कामिल मौलाना रूमी की तरह आप शायर कह सकते हैं। तकरीबन हर तरह की चीज़ लिखते हैं वो, उसमें बादशाह की भी तारीफ़ है, दूसरों की बुराई भी है, वल्गर चीज़ें भी हैं। तो जब ज़िंदगी का हर पहलू किसी शायर में मिले तो ज़ाहिर ज़िंदगी के हर मौके के लिए कुछ न कुछ तो उन्होंने लिखा ही है। तो आप मानते हैं कि काफ़ी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी? हाँ, शायद बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल थी, इसलिए ये शायद उन्होंने अपने साथ ज़्यादती की कि इतना ज़्यादा लिखा जिसमें बहुत सी हम कहेंगे कि भर्ती की चीज़ें भी। जी। बहुत प्रकाश जी, जो अमीर खुसरो का कलाम है वो कहा जाता है कि साहब उन्होंने उसमें फ़ारसी, अरबी, तुर्की, ब्रज, खड़ी बोली ये सब का मिक्सचर कर दिया। मिसाल के तौर पे ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल बराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो और ये फ़िल्मों में भी इस्तेमाल हुआ है, आम शायरी में भी इस्तेमाल होता है, इसको लोग इसका मज़ा लेते हैं। तो आपने कहा था कि वो हिंदवी के पहले शायर माने जाते हैं। इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे इसका कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी जड़ें जमाई हैं हिंदी उर्दू में? देखिए, हिंदी उर्दू की बात तो बहुत आगे शुरू होती है। 12वीं शताब्दी से लेके आप 18वीं शताब्दी तक यदि आप देखें कि हिंदवी किस तरह से फैलती है, तो एक दो बातें बहुत क्लियर हैं। स्क्रिप्ट्स तो दो हैं, और लेकिन वो दो स्क्रिप्ट्स कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिग्निफाई नहीं करते हैं। काफ़ी ज़ुबानें हैं, मिलती जुलती ज़ुबानें हैं, एक ज़ुबान दूसरी ज़ुबान में फ़्लो करती है। अमीर खुसरो की एक गज़ल जो आपने अभी जिसका ज़िक्र किया, बाइलिंगुअल है। उसमें पहली जो कपलेट है, पहला शेर है, वो फ़ारसी में है और दूसरा ब्रज भाषा में है। ये हो सकता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे किया हो, लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर होती है कि जो ज़ुबानें थीं उनका आपस में जो रिश्ता था, वो रिश्ता एक ऑपोजिशन का नहीं था, वो एक मेल जोल का रिश्ता था। उसमें ज़बान आप दूसरी ज़बान से ले सकते थे, लफ्ज़ ले सकते थे, एक्सप्रेशंस ले सकते थे, एंड वाइस वर्सा। तो इसमें मेरे को लगता है कि अमीर खुसरो ने एक शुरुआत की, एक एक्सपेरिमेंट की, जो एक हाइब्रिड कंसेप्शन ऑफ लैंग्वेज का है। जी। और वो करीबन 600 साल तक चलता रहा। उसके बाद और बहुत फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम हिंदी उर्दू की बात करते हैं और अलग अलग ज़ुबानों की बात करते हैं। तो मेरे को लगता है इस लेवल पे अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये काफ़ी हिंदी और उर्दू वाले दोनों जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं तो वो उसको अलग तरह से देखने की कोशिश करते हैं। नदीम रज़ावी साहब, हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। चिश्तिया सिलसिले के एक बड़े पीर माने जाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया। और वो जो दौर है उस वक्त का, उस वक्त उनको कहा जाता है कि अमीर खुसरो एक फ़ौजी भी थे, एक सूफ़ी भी थे, संगीत भी करते थे तैयार, और म्यूज़िशियन की भी बात आती है, और कुछ लोग उन्हें इतिहासकार भी कहते हैं, हालांकि आपने कहा कि वो इतिहासकार नहीं थे। इतनी सारी चीज़ों को मिला करके वो एक शख्सियत बनती है जिसे 800 बरस बाद आज भी हम याद कर रहे हैं, बल्कि पूरा बरसग़ीर, पूरा सब कॉन्टिनेंट उन्हें याद करता है, उनके कंट्रीब्यूशन को। तो ज़रा इस बारे में कुछ बताएं तफसील से। भाई, जैसे इरफान साहब ने अभी इससे पहले आपसे कहा था कि एक अमीर खुसरो की जो पर्सनालिटी जो नज़र आती है, जिस टाइप की इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, उनकी लाइफ जिस तरह हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, उससे ये समझ में आता है कि ही इज़ द फर्स्ट मल्टी कल्चरल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, जहाँ उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलू, अलग अलग अंदाज़, मसलन जैसे आपने निज़ामुद्दीन औलिया साहब का जिक्र किया, चिश्तिया सिलसिले का जिक्र किया। अब चिश्तिया सिलसिले में ये कहा जाता है कि स्टेट से अलहदगी मेंटेन करना। अमीर खुसरो के बारे में फिर ये कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे करीबी शागिर्दों में से थे, लेकिन 7 बादशाह सुल्तान ऐसे गुजरे हैं जिनके दरबारी थे।
उनकी किताबें जो हैं वो उनके दरबार के प्रेज़ में हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो निज़ामुद्दीन औलिया के एक तरीक़े से मेन डिसाइपल हैं। तो यानी जो ये पर्सनैलिटी है अमीर खुसरो की, ये एक अजीब किस्म की, जिसके बारे में एक अलग अलग मतलब बाज़ दफ़ा कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन भी हमको उनके बारे में मिलती है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि अमीर खुसरो एक पहले एक जो गंगा जमनी तहज़ीब वाले हिंदुस्तानी के रूप में नज़र आते हैं जी। तो एक बड़ा अजीब और साथ ही साथ वो अपने हिंदुस्तानी होने पे तो फ़ख्र करते ही हैं, वो तुर्क हिंदुस्तानियम लफ्ज़ उन्होंने अपने लिए जी इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर है उनका ख़ानदान जो था वो तुर्क था। उनके वालिद जो थे वो उनके पैदाइश से 1 साल पहले वो वहाँ से चल के और यहाँ शहर सब्ज़ के रहने वाले लोग थे। और ये आके आज जो आजकल मॉडर्न उत्तर प्रदेश में एटा डिस्ट्रिक्ट है, पटियाली, वहाँ पे पटियाली नाम की जगह पे वो उनका क़याम हुआ था। वहीं पे अमीर खुसरो की पैदाइश हुई थी। और इसको बड़े फ़ख्र से अमीर खुसरो बयान करते हैं कि मैं तुर्क भी हूँ, हिंदुस्तानी भी हूँ। लेकिन तुर्क कभी कभी वो इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन आमतौर से अपने कम अज़ हिंदुस्तानी कम होने पे। 9 सिपेर अगर आप पढ़ें तो हिंदुस्तानी होने पे उनको ज़्यादा फ़ख्र है और बड़े शान से कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। इरफान साहब, अभी नदीम रज़ावी साहब ने ज़िक्र किया कि गंगा जमनी संस्कृति, और उसकी हम आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए कि उसको कहीं ना कहीं चैलेंज भी किया जा रहा है। तो ये जो कहा जाता है अमीर खुसरो के बारे में कि उन्होंने एक तसव्वुर दिया हिंदुस्तान के इस गंगा जमनी तहज़ीब का, और ये जो ताना बाना एक जिसको हम कह सकते हैं बुना, उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा था कि उसमें उनका कंट्रीब्यूशन यह है कि उनको उसका एहसास हुआ कि कल्चर है, उससे उनको मोहब्बत हुई, उसकी उन्होंने तारीफ़ की। उनको ये तो अंदाज़ा नहीं था कि गंगा जमनी तहज़ीब भी कोई होती है, लेकिन जिस तहज़ीब का उन्होंने तसव्वुर किया वो ये थी कि जो हिंदुस्तान में पहले से मौजूद थी और जिसमें अब तुर्क और ईरानी सब फ़ारसी ज़बान बोलने वाले भी शामिल हो गए। इसका भी ज़िक्र है उसमें कि हिंदुस्तान में तुर्की भी बोली जाती है, फ़ारसी भी बोली जाती है। ऐसा मुल्क है जो कहीं दूसरे मुल्कों में नहीं होता, दूसरे मुल्कों में इतनी ज़बानें नहीं बोली जाती। तो इसलिए जैसे आप कहेंगे कि हमारे इस कल्चर को अप्रिशिएट किया उन्होंने, इसलिए उनकी बहुत वैल्यू है। ये कहना तो सही नहीं होगा कि हिंदुस्तान का एहसास पहले नहीं था या इसके कल्चर का नहीं था। अलबरूनी पूरी किताबुल हिंद लिखी, और जैसे और संस्कृत कतबों में आप जाएं तो समुद्रगुप्त से लेकर पूरी जो भी रीजन्स का बयान होता है, तो जैसे आज हम हिंदुस्तान कहते हैं उनके सब रीजन्स उसमें आते हैं। पालम बावली इंस्क्रिप्शन मशहूर है, संस्कृत में है, बलबन के ज़माने में लिखा गया जब अमीर खुसरो या तो पैदा नहीं हुए थे या बच्चे होंगे, जिसमें ये कहा गया है कि सुल्तान बलबन में इतना कब्ज़ा कर लिया वो बाकी भी भारत के जो तमाम रीजन्स हैं उनका ज़िक्र है तमिलनाडु तक, कि उस पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा। गोया हिंदुस्तान एक पॉलिटिकल एंटिटी है। जो अमीर खुसरो में ख़ास बात यह है कि उन्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, जिसे वतन परस्ती कहते हैं, उसकी वो तारीफ़ करते हैं, उसकी हर चीज़ उन्हें पसंद है। जैसे हम उसकी बुराई करेंगे मसलन सती, उसकी भी उन्हें उसकी भी वो तारीफ़ करते हैं कि हिंदू औरत से ज़्यादा कोई मर्दाना हिम्मतवर नहीं है। तो ये उनकी एक ख़ास बात है। बहुत प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की, उनके योगदान की, भारतीय संस्कृति और कल्चर में उनका जो योगदान है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपके सवाल का जवाब थोड़ी अलग तरह से देना चाहता हूँ। एक, जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये कुछ लोगों के लिए एक स्लोगन रह गया, कुछ लोग इसकी खिल्ली उड़ाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ यूनिटी को स्ट्रेस करते हैं और डाइवर्सिटी को भूल जाते हैं। तो जो हमारा कंसेप्शन हिंदुस्तान का अमीर खुसरो के वक्त से था, उसमें डाइवर्सिटी का जो रोल है वो बहुत बहुत अहम है। हमारे लिए ये कल्चरल रिसोर्सेज हैं आजकल के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जबकि इतना एक हिंदुत्ववादी ताकतें जो हैं हमारे को एक होमोजेनस सोसाइटी की ओर लेके जा रही हैं। तो मुझे लगता है अमीर खुसरो और तमाम जो सूफ़ी शायर थे, सूफ़ी
पीर फ़कीर थे, शेख थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, और उनके साथ साथ भक्तिकाल के जो संत कवि थे, कि उनके कंसेप्शन जो हिंदुस्तान का था, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, रिलीजियस ट्रेडिशंस को उभारा, और एक ताना बाना जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक पूरे नेशन कहना तो मुश्किल है, बट मुल्क क्या जो भी रीजन है, जिसको भी जैसे भी हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसमें उसकी डाइवर्सिटी को स्ट्रेस किया गया, वो हमारे लिए आज बहुत बहुत ज़रूरी है, उसको रिकवर करना। नदीम रिज़ावी साहब, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको कंक्लूड करें कि ये जो अमीर खुसरो की शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, वो आपकी नज़र में उसकी आज कितनी ज़रूरत है? मेरे ख़्याल में अमीर खुसरो की पर्सनालिटी की, या जो जिस टाइप का उन्होंने काम किया था, या जो नमूना हमारे सामने वो पेश कर गए, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे मुल्क को। जहाँ हमारे मुल्क में आज हर कौम को, हर लैंग्वेज बोलने वाले को, हर एक को अलग अलग निगाह से देखा जा रहा है, अलग टाइप से ट्रीटमेंट हो रहा है, एक दूसरे की हम लोग इज़्ज़त करना भूल गए हैं। लेकिन अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अमीर खुसरो एक ऐसी पर्सनैलिटी नज़र में आ रहे हैं कि जो वो बुराई समझते हैं उसको पॉइंट आउट ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ़ें कर रहे हों, उनके यहाँ क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, जो एक दूसरे से मिलाने वाली चीज़ें हैं, उन पे ज़्यादा स्ट्रेस अमीर खुसरो का रह रहा है। दूसरी चीज़, जैसे अब तक ये हम लोगों ने डिस्कशन में लाए कि हिंदुस्तान के बारे में, या उसकी तारीफ़, या एक नेशनलिज़म का जो फरवर जो अमीर खुसरो में मिलता है, उसके साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, और मुझे नहीं मालूम इरफान साहब उसको किस टाइप से लेंगे, कि जो कंसेप्ट हिंदुस्तान का जो अमीर खुसरो पेश कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान नॉर्थ से ऊपर से शुरू हो के और बिल्कुल तमिलनाडु और नीचे तक जा रहा है। वो कन्फाइंड नहीं है नॉर्थ इंडिया के लिए, जो बाद में हिंदुस्तान का एक कंसेप्ट बन गया था कि दक्कन अलग है, हिंदुस्तान अलग है। क्योंकि जहाँ वो लैंग्वेजेस का जिक्र कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी हिंदवी लैंग्वेजेस का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस का भी जिक्र कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, और हमको उनसे सीखना चाहिए। और शायद जितनी रेलेवेंट आज के ज़माने में, आज के दौर में अमीर खुसरो की पर्सनैलिटी है, शायद ही कोई होगा। एक सोच और वो दे रहे हैं कि बादशाह जो भी हो, अमीर खुसरो जो हैं वो एक तरीक़े से उनके मद्दाह बन के नज़र आते हैं। ये चीज़ ज़रूर ऐसी है कि जिसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम रिज़ावी साहब, बहुत प्रकाश जी और प्रोफेसर इरफान हबीब साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यकीनन हमारे जाने माने इतिहासकारों का ये मानना है कि अमीर खुसरो का इस देश की कला संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है, और आज भी उनकी ज़रूरत जो महसूस की जा रही है वो बहुत हद तक सही है। मेरे साथ इस ख़ास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।